हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। मैं हूं आपकी फ्रेंड रेनू। कैसे हैं आप सब? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे मेरी वीडियो में, दैट इज़ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन रीसेंट टाइम्स एचआरएम का। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट? Workers' participation in management is crucial for better results in an organization. It helps in developing a technology to resolve conflict and to achieve constructive cooperation among the partners of the production. अगर हम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में पढ़ें तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के कामों में, मैनेजमेंट के डिसीजंस में हमने क्या करना है, वर्कर्स की पार्टिसिपेशन करवानी है, राइट। वर्कर्स को पार्टिसिपेट करना है एट एवरी लेवल ऑफ डिसीजन इन मैनेजमेंट। कि कोई भी अगर डिसीजन होगा हमारे मैनेजमेंट में, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर लेवल होगा जहाँ पे वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्कर्स को इन्वॉल्व करेंगे, राइट। कहते एक ये हेल्प करता है डिवेलपिंग ए टेक्नोलॉजी टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट एंड टू अचीव कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन अमंग द पार्टनर्स ऑफ द प्रोडक्शन। की जो भी प्रोडक्शंस के हमारे पार्टनर्स हैं, जो भी टीम वर्क हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी काम कर रहे हैं लोग, उनमें क्या होता है, कॉपरेशन डेवलप होती है। एंड जो भी उनके कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है। Workers' participation in management will facilitate good channels of communication, give scope for personal identity and self-respect, right। कि यहाँ से क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत बेटर होता है। एंड यहाँ पे क्या मिलता है, वर्कर्स को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाने का, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखने का, एनहेंस एम्प्लॉयज मोरल, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। की जो लेबर अपने काम हम अपने मैनेजमेंट के डिसीजन से कुछ नहीं होती, जो मतलब उनको इफेक्टिव उनका मोटिवेशन डाउन होता है, तो वो क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, राइट। उसकी क्या कॉस्ट, जितनी ही ज़्यादा न्यू लेबर को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करवाएंगे उतनी ही हमारी कॉस्ट होगी, फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनको अपनी सारी मैनेजमेंट पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में बताना पड़ेगा। ये क्या होती है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट होती है जो कि कम हो जाएगी। प्रमोट्स अ सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस। उनमें क्या होगा, एक सेंस आएगी, लाइक उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए वो क्या हो जाएंगे, मतलब टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हमारी जॉब क्या है, सिक्योर है। Effective implementation of participative management is essential for achieving higher productivity and the industrial progress as well, right? Now, what is the definition and characteristic features? कि हमारे जो न्यू स्कॉलर्स हैं वो क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू केथ डेविस, participation refers to the mental and emotional involvement of a person in a given situation, which encourages him to contribute to group goals and share in responsibility of achieving them, राइट। कि मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एक पर्सन का, जो कि उसको एनकरेज करता है कि अपने ग्रुप गोल्स में एज वेल एज कि अपने इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करने की क्या करना है, करने के लिए उनको एनकरेज करता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग इंडस्ट्री आर शेयर विद वर्कर्स। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हम लोग अपने वर्कर्स के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, राइट। अगर उनको किसी चीज़ के लिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उनको अथॉरिटी भी प्रोवाइड करनी ज़रूरी है कि वो उस काम को ख़त्म करें, राइट। in view of the different views, it is difficult to define workers' participation. It can only be described as a system of communication and consultation, या राइट। कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कम्युनिकेशन भी हो रही है, कंसल्टेशन भी हो रही है बिटवीन वर्कर्स, बिटवीन मैनेजमेंट, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। इधर फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, बाय विच employees of an organization are kept informed
about the affairs of the undertaking and through which they express their opinion and contribute to management decisions। कि जहाँ पे जो भी हमारे मैनेजमेंट में काम चल रहा है उनके पूरे अफेयर्स की उनको इंफॉर्मेशन होगी एंड वो अपने ओपिनियंस एंड व्यूज क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के डिसीजन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। The following are the characteristics of workers' participation. Now, what are the characteristics? Participation has to be at different levels of management कि different levels पे participation अलग अलग तरह से होनी चाहिए। Participation presupposes willing acceptance of responsibilities by workers। Participation कहते क्या प्रीसपोज करती है कि जो एक्सेप्टेंस की क्या है, विलिंगनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो क्या करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनमें विलिंगनेस है। पार्टिसिपेशन मीन्स मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कि सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस से हमने क्या करना है, उनकी मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट क्या करनी है, अचीव करनी है। इट इज मोर देन कंसेंट और अप्रूवल टू मैनेजमेंट एक्शंस। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, राइट, कि उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। It is a system of communication and contribution whereby employees express their opinions and contribute to managerial decision, right। एक ऐसा सिस्टम है contribution communication का और contribute कर सकते हैं कि अगर हम उनकी पार्टिसिपेशन करवाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज मैनेजमेंट के सामने रख सकते हैं, राइट। The broad goal of participation is to change fundamentally the organizational aspect of production and transfer the management function entirely to the workers, right। कि पार्टिसिपेशन का जो ब्रॉड गोल है वो क्या होता है कि हमने क्या करना है, फंडामेंटली जो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है प्रोडक्शन का एंड ट्रांसफर का वो क्या करना है, वर्कर्स को दे देना है, राइट। कि अगर कोई काम पर्टिकुलर हो रहा है उसमें वर्कर्स को ही दे देना है कि वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। देयर कैन बी 4 लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन। 4 लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन होती है, शॉप फ्लोर, प्लांट, डिपार्टमेंट एंड कॉर्पोरेट लेवल्स। शॉप फ्लोर मीन्स सबसे नीचे, देन आ जाता है हमारा प्लांट फ्लोर, देन डिपार्टमेंटल एंड देन कॉर्पोरेटिव लेवल्स जो कि सबसे टॉप पे आता है। देयर आर 4 डिग्रीज ऑफ पार्टिसिपेशन। कहते हैं यहाँ पे 4 डिग्रीज ऑफ पार्टिसिपेशन है। सबसे पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनेजमेंट डिसीजन विद वर्कर्स। नेक्स्ट आ जाता है कंसल्टेशन कि उनको वर्कर्स क्या कर सकें, अपने व्यूज हमें एक्सप्रेस कर सकें, वर्कर्स एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन वर्क रिलेटेड इश्यूज। फाइनल डिसीजंस टेकन बाय मैनेजमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द वर्कर्स, राइट। नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन। मैनेजर्स एंड वर्कर्स जॉइंटली टेक डिसीजन, जहाँ पे दोनों क्या करेंगे, जॉइंटली डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट, जहाँ पे वर्कर्स क्या करेंगे, एंजॉय कंप्लीट ऑटोनॉमी राइट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग टू एग्जीक्यूशन। यहाँ पे वर्कर्स को क्या हो जाएगा, पूरा ऑटोनॉमी मिल जाएगी, पूरी राइट मिल जाएगी कि वो डिसीजन खुद ले सकते हैं एज वेल एज उनकी एग्जीक्यूशन भी खुद कर सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग विद द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट से कंसल्ट किए बिना, राइट। Now what are the objectives of workers participation in management, कि ये क्यों ज़रूरी है, क्या इसके objectives होते हैं एक organization के लिए। First one is increasing productivity of labor by improving cooperation between employer and employees, कि इससे क्या होगा, productivity क्या increase होगी। Productivity is sought to be increased by improving job satisfaction and industrial relations, right। कहते productivity increase की जा सकती है अगर उनकी job satisfaction as well as industrial relations को क्या किया जाए, improve किया जाए। Purpose of participation is to ensure human dignity and to get the workers respectable status in the society, right। कि पार्टिसिपेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि हमने एक इंसान की जो ह्यूमन सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनकी डिग्निटी होती है, उसको मेंटेन करके रखना है और उनकी जो सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन करके रखना है, राइट।
participation in management seeks to bring a change in the attitude of workers, right? पार्टिसिपेशन अगर हम मैनेजमेंट में करवाते हैं वर्कर्स की, सो उससे क्या होता है, उनके एटीट्यूड, काम करने के एटीट्यूड में भी चेंज आता है. थ्रू पार्टिसिपेशन दे विल कंसीडर देमसेल्व्स एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, कि अपने आप को वो क्या करते हैं, नॉट एज अ वर्कर, वो अपने आप को मेंबर ट्रीट करते हैं इंडस्ट्री का. Participation provides the employees an opportunity to express themselves and a sense of belonging, pride and accomplishment. Right? Participation क्या प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयज़ को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस को सामने रख सकते हैं, एज वेल एज उनमें एक बिलोंगिंगनेस आती है, उन ऐसे वो अपने आप को क्या करते हैं, ट्रीट एज अ मेंबर ऑफ द इंडस्ट्री. क्लियर? Now, what is the importance and need for workers participation in management? की आज की अगर recent times की बात करें तो इसकी क्या need and importance है अगर इस topic की बात करें. Workers participation in managerial is a highly complex and dynamic concept in both developed and developing countries, right? हमारा इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, एंड डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए की, वहाँ दोनों जगह पे क्या है, बहुत ही डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स इशू है. इन मॉडर्न डेज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज, इंक्रीज इन वर्कफोर्स, पैटर्नलिस्टिक फिलोसफी and practice of information consultation, the importance of workers' participation in management has gradually increased over a period of years, right? कहते हैं द ग्रोथ ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन इंडस्ट्री, की यहाँ पे अगर हमारी प्रोफेशनलिज्म आ रही है कि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा काम दे रहे हैं, देन एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, transformation of traditional labor management relations have added new dimension to the concept of participative management. कि जहाँ पे अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल लेबर मैनेजमेंट है, उस वो भी क्या करता है, एक न्यू डायमेंशन ऐड करता है हमारे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, राइट? कि अगर हम आज के यूथ को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो फिर ये नहीं है कि हम लोग जो पुराने स्किल्ड वर्कर्स हैं, पुराने अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जो लिटरी कम पढ़े लिखे हो गए, अनक्वालिफाइड वर्कर्स हो गए, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते. द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. इट विल फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, राइट? उनमें क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है एंड म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स. थ्रू पार्टिसिपेशन वर्कर्स क्या कर सकते हैं, लर्न द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड दे कैन बेटर अंडरस्टैंड देयर रोल, राइट? कि जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से पता लगेगा वर्कर्स को कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने रोल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड प्रमोट्स पीस इन द इंडस्ट्री. इससे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनको कम किया जा सकता है एंड पीस जो है प्रमोट किया जा सकता है. पीपल इन जनरल एक्सप्रेस रेसिस्टेंस टू चेंज, राइट? जो जनरली अगर हम पीपल की बात करें, वो क्या होते हैं, रेसिस्टेंस टू चेंज, की चेंज को क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं. अगर कोई हम एक पर्टिकुलर टाइप का वर्कर का कोई काम कर रहा है, तो वो कहेगा कि मैं यही पर्टिकुलर टाइप का काम करना चाहता हूँ, मैं अपने जॉब में, अपने काम में चेंजेस नहीं करना चाहता. ये क्यों होता है, ड्यू टू द फियर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल लॉस. बट अगर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज गुड टू कन्विंस पीपल अबाउट द नीड फॉर चेंज एंड गेट देयर एक्सेप्टेंस फॉर चेंज, राइट? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट हेल्प्स टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, जिसकी वजह जो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी भी है. नाउ व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, की किस किस फॉर्म में जो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट करवाई जाती है. फर्स्ट आ जाता है हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग. Collective bargaining is done periodically or a continuing basis between management and workers representative on issues over which the interest of both parties are competitive, like wage rate हो गए, bonus rates हो गए, working hours हो गए, number of holidays होगी, right? Collective bargaining means कि दोनों के इंटरेस्ट को देखते हुए एक ऐसे डिसीजंस पे आना कि जहाँ पे वर्कर्स भी खुश हों एज वेल एज मैनेजमेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट? The agreements arrived at are normally binding on both parties, right? कि जो भी agreements होंगे वो दोनों parties के बीच में होंगे.
The system of collective bargaining depends on the principle of balance of power. Management and the union representing the workers are regarded as two separate power blocks that jointly negotiate the various terms of employment with each other. Right? कि एक तरफ हमारे मैनेजमेंट होगा एंड दूसरी तरफ क्या होगा, यूनियन होगा. यूनियन को कौन रिप्रेजेंट करता है, यूनियन किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है. दोनों क्या है, सेपरेट ब्लॉक्स हैं, पर क्या करेंगे, जॉइंटली नेगोशिएबल करेंगे ऑन दीज टर्म्स लाइक वेज रेट्स क्या होने चाहिए, बोनस रेट्स क्या होने चाहिए, वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, कितनी हॉलीडेज होनी चाहिए. राइट. नेक्स्ट, वर्क्स कमिटी. Under the Industrial Disputes Act 1947, every establishment employing 100 or more workers is required to constitute a works committee. Right? Industrial Disputes Act 1947 में क्या बोला गया है कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूनियन होगी जहाँ पे 100 और मोर वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाएगा, उनके लिए वर्क कमेटी बनाना क्या है, ज़रूरी है, कंपल्शन है. Such a committee consists of equal number of representatives of employer and workers. यहाँ पे इस कमेटी में क्या होगा कि अगर एम्प्लॉयर को 5% रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वर्कर्स के लिए भी 5% ही रिप्रेजेंट करेंगे. वर्कर्स को भी 5 रिप्रेजेंट करेंगे एंड एम्प्लॉयर्स को भी 5 ही रिप्रेजेंट करेंगे. The main purpose of Works Committee is to provide measures for securing and preserving amity and good relations between the employer and employees. Right? कि जो work committees का main purpose क्या होता है कि employer and employees के बीच में क्या करना है, relations sound बना के चलना है. Next आ जाता है हमारे joint management councils. These are joint bodies consisting of the representatives of management and employees. यहाँ पे क्या होती हैं, joint bodies होती हैं जो कि representatives होते हैं जहाँ पे management as well as employees के. The functions of JMCs may range from decision making on some issues to simply advising the management as consultative bodies. कि वो क्या करेंगे, decisions भी लेंगे as well as consultative bodies मैनेजमेंट को एडवाइज भी करेंगे. The decisions of these councils are advisory in nature through employers often implement the unanimous decisions of them. Right? कि जो डिसीजंस होते हैं ये वाले जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स के, ये एडवाइजरी होते हैं नेचर में, जिसकी वजह से जो कि मैनेजमेंट के लिए कई बार ज़रूरी भी हो जाता है कि इनको क्या करें, इम्प्लीमेंट करना. नेक्स्ट आ जाता है हमारा बोर्ड लेवल. द बेसिक फंक्शन ऑफ द बोर्ड इज टू एंश्योर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज कैपिटल. राइट? कि बोर्ड का मेन काम क्या होता है, एंटरप्राइज की कैपिटल को बढ़ाना. इफ देयर इज वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड, द कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ विल बी ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस टू हिम. राइट? कि अगर बोर्ड में वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ क्या होगी, उनकी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस होगी. फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या होगी, his preoccupation will be one of the negotiating workers special interest with the other members of the board. कि यहाँ पे फर्स्ट जो वर्कर्स का स्पेशल इंटरेस्ट होगा उसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या होगी, प्राइमरी इंपॉर्टेंस होगी वर्कर्स स्पेशल इंटरेस्ट. द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव एट द बोर्ड डिपेंड्स अपॉन हिज एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड हिज नॉलेज ऑफ द कंपनी अफेयर्स. राइट? कि जो भी इफेक्टिवनेस होगी भारी बोर्ड की, वो किस पे डिपेंड करेगी कि उनकी एबिलिटी कितनी है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें एंड उनको कंपनी के अफेयर्स के बारे में कितनी नॉलेज है. राइट? जितनी उनको कंपनी के अफेयर्स के बारे में नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन ले पाएंगे ना. नेक्स्ट, वर्कर्स ओनरशिप इन एंटरप्राइज. This method refers to complete control of management by workers through an elected board and works council. Right? यहाँ पे क्या है, कंप्लीट कंट्रोल जो मैनेजमेंट का किसके पास होगा, वर्कर्स के पास होगा. किसकी बाय एन इलेक्टेड बोर्ड एंड वर्क्स काउंसिल. इन दिस सिस्टम टू डिफरेंट सेट्स ऑफ persons perform two distinct managerial and operative functions. Right? दो different set of persons होंगे जो different managerial functions भी perform करेंगे as well as operative functions भी perform करेंगे. Though workers have the option of influencing the decisions taken at the top level,
Yet in actual practice, the board and the top management team assume a really independent role in taking major policy decisions for the enterprise. Right? कि कहते जो वर्कर्स हैं वो टॉप लेवल पे डिसीजन ऑल्दो ले सकते हैं, बट कहते एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, बोर्ड और जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो क्या करते हैं, अपने आप से इंडिपेंडेंट रोल प्रोवाइड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, एज वेल एज उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं. राइट. नाउ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया कि कौन कौन सी ऐसी एक्ट बनी है जिसके अकॉर्डिंग जो है वेरियस स्कीम्स बनी है जो कि एनकरेज करती हैं इंडिया में हमारे वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को. Since independence, various schemes have been formulated by the government of India to encourage workers' participation in management. First आ जाता है हमारा Works Committee. The Industrial Disputes Act 1947 provided for limited participation of elected representatives of workers in bipartite Works Committee. The object of these committees is to promote measures for securing and preserving amity and good relationship between the workers and employees. Right? कि जो वर्क्स कमेटी हैं वो क्या करती हैं, उनका मेन काम क्या है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन के बीच में रिलेशन अच्छे बना के रखना. At the end of 1987, 530 work committees were operating. Right? After 40 years, 1947 में establish हुआ था, 1987 तक 530 works committees क्या थी, operating थी. There was frequent conflict between the elected representatives of work committees and trade union operating in the enterprise. Right? कि वहाँ पे बहुत ही कम जो था conflict arise होता था between works committee and trade unions. Clear? Next थे हमारे जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स. 1958 में जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था. JMCs were to be entrusted with the administrative responsibility for various matters relating to welfare. Right? JMC क्या करते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फॉर वेरियस मैटर, वेलफेयर के लिए सोचना, सेफ्टी, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, preparation of holiday schedules, etc. But the JMCs did to receive much support from unions और management. कि जो JMCs थे वो क्या थे, उनको unions and management से काफ़ी support क्या होता था, मिलता था. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 1975 स्कीम. In the year 1975, Constitution was awarded and Section 43A was inserted in Directive Principles of the Constitution, जिसको बोला जाता है DPCB, Directive Principles and Constitutional Board. In accordance with this amendment, the state shall take steps by suitable legislation to secure participation of workers in the management of undertakings, establishments engaged in any industry. Right? इनका मेन काम क्या होता था, इस अकॉर्डिंग टू कहते ये अमेंडमेंट में के बाद जो स्टेट होती थी वो क्या कर सकती थी, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को सिक्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल स्टेप्स लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग उठा सकती थी. द स्कीम प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट काउंसिल्स एट द शॉप लेवल एंड प्लांट लेवल एंड कवर्ड ओनली दोज मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग यूनिट्स विच एम्प्लॉयड 500 और मोर वर्कर्स. इस स्कीम के अकॉर्डिंग कहते जॉइंट काउंसिल्स बनाई गई थी शॉप लेवल और प्लांट लेवल पे, जहाँ वो सिर्फ उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग यूनिट्स को कवर करती थी जहाँ पे 500 और उससे ज़्यादा वर्कर्स क्या करते थे, काम करते थे. शॉप एंड प्लांट लेवल काउंसिल्स वर असाइंड स्पेसिफिक फंक्शंस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, रिडक्शन ऑफ एब्सेंटिज्म, सेफ्टी एक्सेट्रा. राइट? कि ये जो शॉप एंड प्लांट लेवल काउंसिल्स थे ये क्या करते थे, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखते थे, एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करने में हेल्प करते थे, उनकी वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखते थे. राइट? नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. आफ्टर 2 years, commercial and service organizations with 100 or more employees were brought within the preview of participative scheme similar to that 1975 scheme. Right?
कि 1975 में जो हमारी स्कीम आई थी उसके 2 साल के बाद कमर्शियल और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिनमें 100 और मोर एम्प्लॉयज काम करते थे, उनके लिए एक पार्टिसिपेटिव स्कीम क्या की गई, इंट्रोड्यूस की गई। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू इंस्टीट्यूशंस लाइक हॉस्पिटल्स, पीएसटी, रेलवे, स्टेट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन लोगों के लिए एप्लीकेबल होती थी। In practice, this scheme suffered with number of problems and finally resulted in ineffective functioning of many forums and their subsequent closure. कहते अगर जनरली देखें तो ये वाली स्कीम क्या थी, काफ़ी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थे, मतलब सफ़र कर रही थी, एंड इसको क्या किया गया, बाद में क्लोज कर दिया गया। न्यू स्कीम फॉर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन 1983, इसके बाद क्या हुई, न्यू स्कीम आई इन 1983 जिसको बोला गया एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन 1983 स्कीम। In December 1983, a new scheme of participation was prepared and noticed. This scheme is applicable to all central public sector unit. ये implement की गई board level पे। The mode of representation of workers representatives is to be determined by consultation with the concerned unions and parity in representation between management and unions continue to be equal, right? कि यहाँ पे क्या था कि जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो क्या किए जाते थे, डिटरमाइन किए जाते थे बाय कंसल्टिंग विद द कंसर्न्ड यूनियंस एंड पैरिटी इन रिप्रेजेंटेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियंस, राइट, कि दोनों में क्या इक्वालिटी बना के चलना पड़ता था कि जितने मैनेजमेंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उतने ही यूनियन के लिए भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। This scheme brought within the ambit of the councils a wide spread of work related issue. Plant level पे the council could decisions issues relating to personal, उनके welfare environment के लिए, plant operations के लिए and functioning के लिए, ये सब काम क्या किए जाते थे, employee participation scheme 1983 में किए जाते थे। नेक्स्ट आया हमारा वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट बिल 1990 में। For the first time in 1990, the government introduced a bill to make 3-tier representative forums of participation. उसके क्या फीचर्स थे? In this bill, the term worker has been defined to include all types of employees, even के managerial as well as non-managerials. Worker doing managerial jobs उनको क्या बोला जाता था? Other workers. The bill provides for the setting up of shop floor councils and establishment councils in accordance with the provisions of the scheme to be framed and notified by the central government, right? यहाँ पे क्या था, शॉप फ्लोर काउंसिल सेटअप किए गए एंड अकॉर्डिंग विद द जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, नोटिफाइड किया था, उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्कीम बनाई गई। The bill provides that in the management of board of management of every body of corporate owing an industrial establishment representation will be given both through the workmen and other workers. Appropriate government even के सेंट्रल और स्टेट वो क्या कर सकते थे, इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते थे for the purpose of this act, as well as every inspect shall be deemed to be public servant within meaning of Indian Penal Code. इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग वो क्या उनको माना जाता था, पब्लिक सर्वेंट माना जाता था। नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजंस फॉर स्लो प्रोग्रेस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने इतने मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे वर्कर्स पार्टिसिपेशन के लिए तो भी हमारे इंडिया में स्लो प्रोग्रेस क्यों है? Basically, there are ideologies differences between employees and employers towards participation. Employers want to participate, introduce participation gradually in stages, while employees feel that scheme should be introduced simultaneously at all levels, right? कि जो employers and employees के बीच में different ideologies होती थी, उनकी सोच different होती थी। employers सोचते थे कि जो participation है वो धीरे धीरे स्टेजेस में इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए, जबकि एम्प्लॉयज़ क्या करते थे, एम्प्लॉयज़ सोचते थे कि अगर स्कीम हमारे लिए बनी है तो वो ग्रेजुअली साइमल्टेनियसली हर लेवल पे के लिए इक्वल होनी चाहिए। जो बेसिक नीड्स थी वर्कर्स की वो फुली सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। सो मेजोरिटी ऑफ द इंडियन वर्कर्स आर नॉट मोटिवेटेड टुवर्ड्स द पार्टिसिपेशन इधर डायरेक्टली
और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट, कि जब उनकी नीड्स ही सेटिस्फाइड नहीं थी तो वो पार्टिसिपेशन को मोटिवेट ही नहीं करते थे। The role of outsiders in the trade unions is one of the features of Indian trade union movement। कि जो रोल था आउटसाइडर्स का ट्रेड यूनियंस के बीच में, वो सबसे बड़ी क्या थी, रीजन था फॉर स्लो प्रोग्रेस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। Always the industrial climate in India has not been free from labor unrest. It is pity that government has introduced participative schemes on industries in such a climate where for its anticipated results have been its total failure। कि जो हमारा इंडस्ट्रियल क्लाइमेट है वो कहते लेबर के लिए अच्छा ही नहीं है, मतलब लेबर यहाँ पे कहते मोटिवेटेड ही नहीं है, हैप्पी नहीं है उनके डिसीजन से। The worker representatives on various participative bodies are by and large illiterate। जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव होते थे, राइट, वो क्या होते थे, illiterate होते थे। ड्यू टू लैक ऑफ एडुकेट एजुकेशन दे आर अनेबल टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन देयर वर्किंग। Schemes of workers' participation have been initiated and sponsored by the government. There has a lack of initiative on both the part of employees as well as employers, right, कि यहाँ दोनों के तरफ से इनिशिएटिव ही नहीं होता था। The focus has been on participation at higher levels only। फोकस कहाँ पे किया जाता था कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कहाँ पे होना चाहिए, only at higher levels। So these are the reasons for slow progress of workers participation in India। ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन, बट क्या था कि इन मेजर्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करने में भी गवर्नमेंट क्या करी, फेल रही। नेक्स्ट, मेजर्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंडिया। कहते देयर मस्ट बी कंप्लीट एग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज ऑन द मैनर इन विच वेरियस पार्टिसिपेटिव स्कीम्स शुड फंक्शन। कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंप्लीट एग्रीमेंट होना चाहिए मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज के बीच में, उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए फ्रॉम बोथ साइड्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द स्कीम्स। देयर शुड बी फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल्स। कि जब हमने पढ़ा कि हायर लेवल्स पे ट्राई किया जाता था, जबकि सारे लेवल पे होना चाहिए, राइट। पार्टिसिपेशन मस्ट बी रियल एंड द पार्टीज टू द स्कीम शुड मीट फ्रीक्वेंटली एंड द डिसीजन शुड बी टाइमली इम्प्लीमेंटेड। कि जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो रियल होना चाहिए एंड जो डिसीजंस थे वो फ्रीक्वेंटली लिए जाने चाहिए थे एंड उनको टाइमली इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था। Through proper training programs, the workers are to be educated to know the benefits of participative management। कि अगर वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए तो वो क्या कर सकते थे, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के बेनिफिट्स को ईजिली समझ सकते थे। देयर शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ द मेरिट्स ऑफ द स्कीम थ्रू लेक्चर्स, राइट, उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू उनको मेरिट्स बताए जाने चाहिए थे स्कीम्स के थ्रू, लेक्चर्स, डिस्कशंस, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार एंड अदर मेथड्स ऑफ प्रोपेगेंडा। The presence of recognized trade unions which got active interest of the workers is necessary for effective participation। कि जो भी recognized trade unions होते थे जिनका कि वर्कर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, वो क्या थे, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी थे। There must be periodic feedback and review of the effectiveness of participative schemes। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक बार इंट्रोड्यूस कर दी, उनकी पीरियोडिक फीडबैक एंड रिव्यू करनी उनकी इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ज़रूरी थी। सो दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड नो द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस ऑफ वेरियस पार्टिसिपेटिव स्कीम्स। कि वर्कर्स एंड मैनेजमेंट को पता लग सके कि इन पार्टिसिपेटिव स्कीम्स की सक्सेस किस हद तक हुई है। क्लियर? So this is it for today's video. I hope you like my video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my videos. Stay tuned for more such videos. Thank you so much.